इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं कि आप कहां से अपने आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं। अगर चीजें पता हैं कि यार क्या क्या करने से चीजें हो जाएंगी और राइट डायरेक्शन में आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सुबह का टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटे वहां निकल जाएंगे और शाम के टाइम 3 से 4 घंटे डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो इस सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो जॉब भी कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और क्लास 1 जॉब में जाना चाहते हैं जिसके लिए आपको एग्जाम कौन सा क्रैक करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो पहली बात तो अगर आपने ऐसा सोचा है कि आप जॉब के साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालने की सोच रहे हैं और निकाल के अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सोचना ही एक तरह से आपको राइट डायरेक्शन में डाल दे रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये सोच ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं 2011 में इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था तो हमारे बैच में मुझे जो जॉब मिली थी वो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में मिली थी, आईटीएस की जॉब। और हम 11 लोग थे उस बैच में, 2011 के बैच में 11 लोग आईटीएस ज्वाइन किए थे। उसमें से 9 पर्सन्स वेयर फ्रॉम वर्किंग, है ना, वर्किंग डोमेन, मतलब वो कहीं पे जॉब कर रहे थे, है ना, किसी पीएसयू में जॉब कर रहे थे, किसी प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे थे। हम 2 लोग, मैं और एक मेरा और फ्रेंड था, हम लोग केवल फ्रेशर थे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप हर साल उठा के देखेंगे वर्किंग प्रोफेशनल का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब के साथ तैयारी करके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन फोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अगर पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स इस साल के पहले अगर वर्किंग प्रोफेशनल प्रिपरेशन करके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप भी बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप भी अगर अच्छे से, है ना, पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे और पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, है ना, तो आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो सकते हो। तो बात करते हैं ना, मेन बात होती है माइंड सेटअप की। मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं कि आप कहां से अपने आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसी स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है ना, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस कैसे करना है, सो दैट आपके वर्किंग आवर्स के बाद जो आवर्स बचते हैं उसको ऑप्टिमाइज करके इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली आप फोड़ सकते हैं। और आपसे पहले भी लोगों ने यही किया है और आप भी यही करने वाले हो, है ना। देखते हैं, है ना, रियलिटी चेक करते हैं ना। आप जो परेशान होते हैं, यार मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन निकाल दूंगा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि यार 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे ना तभी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन निकल पाएगा, जबकि आपके आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 4 to 5 आवर्स या 4 to 6 आवर्स एक दिन में मैक्सिमम दे सकते हो। और यकीन मानो, दोज आवर्स अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे देने के लिए रेडी हो तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, श्योरली, है ना। तो आपके पास, आपको क्या लगता है कि भाई हमको भाई ट्रेवल करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता, ऑब्वियस सी बात है यार। आप वर्किंग हो, आपके पास थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप जॉब इंजीनियरिंग सर्विसेज की करना क्यों चाहते हो, वहां जाना क्यों चाहते हो, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। और आपके पास जो 4 to 6 आवर्स एक्स्ट्रा बचते हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्किंग आवर्स, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रेवलिंग एंड ऑल, है ना, उसको अगर आप कंसिस्टेंटली बेसिस पे डेडिकेट करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली यू विल बी गेट सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्या करना होता है आपको 8 से 10 घंटे क्यों लगने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस वास्ट है लेकिन जो कोर सिलेबस है जहां से मोस्टली चीजें आती हैं वो लिमिटेड है। आप अगर उस पे कंसंट्रेट करोगे, उस पे फोकस करोगे, उसकी तैयारी अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 100% स्कोर नहीं करना पड़ता, 90% भी स्कोर नहीं करना पड़ता, 80% भी स्कोर नहीं करना पड़ता, 70% भी नहीं करना पड़ता, 60% भी नहीं करना पड़ता। 55% के आसपास अगर आप टोटल मार्क्स का 55% भी लेके आ जाते हैं ना, आप टॉप रैंक्स में होंगे।
सुन रहे हो मेरी बात, टॉप रैंक्स में होंगे। तो 55 से 60% के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं टोटल मार्क्स में से ना, यू विल बी गेट सेलेक्टेड विद टॉप रैंक्स, है ना। इसलिए आपको, है ना, अगर चीजें पता है कि यार क्या क्या करने से चीजें हो जाएंगी और राइट डायरेक्शन में आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखो आपका प्लान होना क्या चाहिए। देखो आप 4 to 6 आवर्स वीक डेज में दे सकते हो, जहां पे आपको आपके ऑफिस जाना पड़ता है काम करने के लिए। उसके बाद आपको 4 से 6 घंटे आराम से मिल सकते हैं। आप सुबह का टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटे वहां निकल जाएंगे, और शाम के टाइम 3 से 4 घंटे डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। इतना 6 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली दोगे, डेफिनेटली आपकी चीजें बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। आपको करना क्या है भाई, अगर मेरे पास लिमिटेड आवर्स हैं तो मैं उन लिमिटेड आवर्स को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। सर कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज? ऑप्टिमाइज ये करना है कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, किसी भी सब्जेक्ट का उठाओगे तो उस सिलेबस से हर जगह से सारे क्वेश्चंस नहीं आते, है ना। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 60-70% हर सब्जेक्ट का ऐसा सिलेबस होता है जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हाई इल्ड टॉपिक्स जो हैं, जहां से हमें मार्क्स ज्यादा गेन हो सकते हैं, जिनको हम अगर तैयार कर लिए अच्छे से, तो 100% मार्क्स भी आएंगे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। उन टॉपिक्स पे पहले फोकस करेंगे, है ना। उसके बाद डेली रूटीन में तो हमारा ये चीजें चलेंगी। वीकेंड में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है 4 से 6 घंटे के अलावा। वहां हमारे पास 4 से 6 घंटे का एक तरह से डबल टाइम मान लो, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। और इस टाइम को हम बहुत ही परफेक्टली यूटिलाइज करेंगे। 4 से 6 घंटे जो डेली दे रहे हैं, जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारी चीजें तो करेंगे ही करेंगे। साथ में जो एक्स्ट्रा आवर्स हमारे पास मिले, उसमें मैं कोई टॉपिक्स में वीक हूं लेकिन वो टॉपिक बार बार आता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वीकेंड पे लगा सकता हूं। मुझे टेस्ट देना है, टेस्ट दे के अपने को एनालाइज करना है, कहां कर सकता हूं? एक्स्ट्रा एफर्ट कहां पे लगा सकता हूं? वीकेंड पे लगा सकता हूं। थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक्स कवर है उनका रिवीजन करना जरूरी होता है, वो कहां कर सकता हूं? सर वीकेंड पे कर सकता हूं। तो आप वीकेंड और वीक डेज को अगर ऑप्टिमली यूज करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेबस भी तैयार होगा और आपकी चीजें भी बेहतर होंगी, है ना। और कंसिस्टेंसी हमेशा की है बेटा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको आवर्स कम है, इसका मतलब नहीं कि आप चीजें कवर नहीं कर सकते। आपको उन आवर्स में अपने आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इसलिए डीप फोकस, है ना। आपको हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ने हैं और फोकस के साथ, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करनी है, और रिवीजन को स्मार्टली इंगेज करना है। अभी मैं बताऊंगा भी कि रिवीजन कब कब आपको कैसे करना चाहिए। स्मार्टली रिवीजन अगर आप इंगेज करते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर भी कर सकते हैं ना। ठीक है ना। देखो यहां क्या लिखा है, यू डोंट स्टडी एवरीथिंग, यू स्टडी व्हाट गिव्स मार्क्स। ये की है बेटा। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में तो अलग से कोई क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करना होता। पीवाईक्यू लेके बैठ जाइए, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू से आपको हाई इल्ड टॉपिक्स पता चल जाएंगे। उन्हीं पीवाईक्यू को बार बार करके उन टॉपिक्स को आप बहुत बेहतर से बेहतर तैयार कर लोगे, और वही टाइप के क्वेश्चन फिर से आने वाले हैं, और बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चन को एग्जाम में भी कर लोगे। तो आपको वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आती है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, पहली बात तो। ठीक है ना। देखो 70% मैंने कहा ना पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो गांठ बांध दो, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना करो। ये की है, ये सिलेक्शन दिलाएगा, ये रैंक दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा आपको, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो टॉपिक बताएगा जो आपको पढ़ना है। तो पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन आपको करनी है, पहली चीज। दूसरा भाई 20% ऐसे, है ना, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग पे, जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उस पर फोकस करना है आपको। और तीसरी चीज, जो रिसेंट ट्रेंड है, 70% आपको लास्ट 10 से 15 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 70% कौन सी चीजें आपको तैयार करनी है किस सब्जेक्ट में, वो पता चल जाएंगे। लेकिन रिसेंट ट्रेंड क्या है, थोड़े बहुत सिलेबस चेंजेस हुए। रिसेंट ट्रेंड जो पिछले 3-4 साल का है, 2-3 साल का है, वहां से जो नए टॉपिक और एडवांस टॉपिक जो रिपीटेडली आए हैं, उन पे फोकस करना है, वो 10% आपका है। और ये स्मार्ट टेक्निक आप अपना के उन हाई इल्ड टॉपिक्स को पता कर लोगे, जहां आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना, और मैक्सिमम एफर्ट वहीं लगा के अपने टाइम को ऑप्टिमली यूज करके आप बहुत अच्छी रैंक ले सकते हो। ठीक है ना। अब देखो आपका जो टाइमिंग डिवाइड किया गया कि जो आप 4 से 5 घंटे देने वाले हो, कैसे भाई 2 से ढाई घंटे आप कोर कॉन्सेप्ट पे पीवाई को जरूर लगाने हैं भाई साहब। 2 से ढाई घंटे पढ़ा,
मान लो पिछले 3-4 दिन में जो भी टॉपिक्स कवर कर लिए उनके पीवाईक्यू उठाए, 1 से 1.5 घंटे जम के उसकी प्रैक्टिस करी, उनसे चीजों को रिवाइज किया, रिकॉल किया, बहुत बेहतर ढंग से कवर कर लिया। उसके बाद 1 घंटे आपको रिवीजन के लिए देना है। 1 घंटे के रिवीजन में हो सकता है जो सेम डे पढ़े हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, हैवी टॉपिक हो, उसका रिवीजन कर लो ताकि ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, या पिछले 1 हफ्ते में जो जो चीजें पढ़ी हैं 1 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको रिकॉल कर लेते। रिवीजन को कांस्टेंट लूप में एंगेज करना ही करना पड़ेगा, है ना। अब देखो जैसे छोटे मोटे आपको ब्रेक मिलते हैं, उसमें जैसे आप ऑफिस में हो, ब्रेक मिल गया 1 घंटे का, है ना, इस तरह का है कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं, तो भाई 10 से 15 क्वेश्चन लगा लो भैया, पीवाईक्यू के लगा लो, या डीपीपीस मिली है उसके लगा लो कुछ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में उतना एफर्ट नहीं जाता अगर आपके कवर्ड टॉपिक कवर्ड कॉन्सेप्ट के करने हैं, उसको आप कर सकते हो। नया टॉपिक आप इन शॉर्ट ब्रेक्स में नहीं पढ़ सकते, है ना, तो उसको इंगेज कर सकते हो। और रात में सोते वक्त जो चीज सेम डे पढ़ी है उसका थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लो ताकि एक बार सारी चीजें रिफ्रेश हो जाएं। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रिवीजन, जो आप पढ़े हुए टॉपिक्स का कर रहे हो, है ना। सैटरडे को देखो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया सैटरडे और संडे में कि आप एक टेस्ट इंगेज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो सकता है ना आपका, है ना, और सारे टॉपिक कवर हो गए हैं तो भाई साहब फुल टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपके जो वीक टॉपिक है उनको रिपेयर करने के लिए उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का आपको टाइम मिलता है, वो कर सकते हैं। बैकलॉग कुछ हो गई है उसका कम कभी कभी होता है, ऑफिस आवर्स में ज्यादा टाइम देना पड़ गया, कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसकी वजह से आपके कुछ टॉपिक्स जो कवर हो जाने चाहिए थे नहीं कवर हुए, आपको लग रहा है बैकलॉग है, तो उस बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। मिनी मॉक आप दे सकते हैं ना, जो आपके जीएस पोर्शन से रिलेटेड है, और आप टेस्ट कोई दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस का टाइम मिल जाएगा। तो वीकेंड बहुत ही फ्रूटफुल होता है आपके छोटे मोटे जो पैचेज हैं उनको भरने के लिए और रिवीजन के लिए, और आप टेस्ट देके अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए, और ये आपको पूरे वीक को कंप्लीट कर देगा, आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। वीकेंड देखिए है ना, रैंक बिल्डिंग डेज हैं, क्योंकि इसमें आप सब कुछ जो छोटे छोटे पैचेज छोटे छोटे जो गैप्स हैं उनको भरने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देखो सिलेबस फर्स्ट में तो भाई साहब आपको फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नोट्स मेकिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट में 70-80% ऑफ द सब्जेक्ट सिलेबस जो मेन है उसको आपको अच्छे से फंडामेंटल्स को अच्छा करना पड़ेगा। फेज 2 वही है कि रिपीटेड टॉपिक्स को हाईलाइट करके उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज की खूब प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर करके उन रिपीटेड टॉपिक्स को और मास्टरी हासिल कर लेनी है, और फेज 3 में मॉक टेस्ट देके उसकी एनालिसिस करके, है ना, जहां गलतियां जहां जहां हो रही है उनको कम करके अपनी तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट कर देना है, ठीक है ना। ये 3 स्टेजेस हैं जहां से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो, है ना। अगर हम बात करें रिवीजन, रिवीजन इज द की। आप किसी भी टॉपर से पूछ लोगे, है ना, आपको लगता है आपके पास टाइम कम नहीं है, भाई सफिशिएंट टाइम है, जॉब गोइंग वाले सबसे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको रिवीजन इंगेज करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं इंगेज करोगे सब्जेक्ट समझ में आती रहेगी, लेकिन अगली सब्जेक्ट शुरू होगी तो पिछली सब्जेक्ट आपके, है ना, दिमाग के पटल से गायब हो चुकी होगी, है ना। तो रिवीजन देखो 3 रिवीजन अगर आपने इंगेज कर दिए किसी सब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म तक आपके पास दिमाग में रहेगी, और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी रिवाइज करोगे 2-3 महीने बाद, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी फिर से तुम्हारी सब्जेक्ट एकदम रिफ्रेश होकर तुम्हारे फ्रंट पेज पे आ जाएगी। पहला रिवीजन तो आपको 24 आवर्स के अंदर, मतलब सेम डे वाला जो रिवीजन करना होता है ना कि भाई रिवाइज कर लो, या तो आप इस तरह से बनाओ कि जब अगला दिन मैं लेक्चर देखना शुरू करूंगा, पढ़ाई शुरू करूंगा, उसके पहले आधे घंटे 1 घंटे कल जो टॉपिक्स पढ़े थे उनका रिवीजन कर लूंगा। ये 24 आवर्स वाला रिवीजन होगा, चीजें रिफ्रेश भी हो जाएंगी, और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाओगे पिछले टॉपिक से रिलेटेड हो तो और बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। दूसरा रिवीजन आपको 7 डेज के अंदर, मतलब वीकेंड पे प्लान करना, पूरे वीकेंड में पूरे वीक में जो जो चीजें पढ़ी थी उनका सेम डे रिवीजन तो किया ही था 24 घंटे वाला, और साथ में वीकेंड पे उन सारे टॉपिक को कलेक्टिवली रिवाइज कर लिया। इससे आपका दूसरा रिवीजन हो गया, टॉपिक और बेहतर हो गए। और 30 डेज में मान रहा हूं कि जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन वीकेंड में टाइम निकाल के या वीक डेज में 1-1 घंटे आधे आधे घंटे टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा 30 डेज बाद पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। इस 3 रिवीजन से ना, इस 3 रिवीजन के प्रोसेस से आपके सब्जेक्ट बहुत ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब आप प्रैक्टिस केवल करते रहोगे, क्वेश्चन लगाते रहोगे, पीवाईक्यूज लगाते रहोगे, आपकी वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहेगी। आप 2-3 महीने बाद उठा के भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। एक छोटा सा रिवीजन, एक शॉर्ट नोट रिवीजन आपको सब्जेक्ट को एकदम फ्रंट पेज पे ला देगा, और बड़े आसानी से वो सब्जेक्ट आपको लगेगी बहुत बेहतर ढंग से तैयार है, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारा गेम बेटा किसी भी एग्जाम को निकालने का माइंडसेट का होता है, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको भी पता कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता, कोई काम दिया जाता, तो सारा गेम माइंड सेटअप का होता है।
अगर आपका माइंड सेटअप सही है, माइंडसेट सही है, तो उस काम का आउटपुट आपका बहुत अच्छा जाएगा। और अगर माइंड सेट ही आपका रॉन्ग डायरेक्शन में है तो आप एफर्ट बहुत लगा रहे होगे लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। माइंड सेटअप क्या होता है वर्किंग प्रोफेशनल का कि आई डोंट हैव टाइम, है ना। जब आप ऐसा सोच लोगे आई डोंट हैव टाइम, तो आपको वीकेंड पे एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे, वो भी कम लगेंगे। आपको अगर बहुत लंबी छुट्टी बीच में मिल गई, 4-5 दिन की कोई त्योहार पड़ा, वो भी आपको कम पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि आपका माइंड सेटअप एकदम मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं आउटपुट अच्छा जनरेट ही नहीं कर सकता। आउटपुट अच्छा जनरेट नहीं कर सकता तो आपके एफर्ट में भी वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, वो आउटपुट कभी आ ही नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका माइंड सेटअप ये हो गया कि वट एवर टाइम आई हैव, आई विल ऑप्टिमाइज दैट टाइम, आई विल मैक्सिमाइज माई आउटपुट, तो उसी टाइम में आपका एफर्ट बहुत बेहतर लगने लगेगा, एक राइट डायरेक्शन में लगने लगेगा, आउटपुट बेहतर से बेहतर होता जाएगा, है ना। तो आपको माइंड सेटअप सही करने की जरूरत है। और मैंने फिर से कहा ना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसका होता है वर्किंग प्रोफेशनल का। तो सबके पास वर्किंग आवर्स वही होते हैं, तो आपके पास ही वही है, तो आप भी तो कर सकते हो यार। फिर आपको लगता है कि लॉन्ग आवर्स ही पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, आपको जो रेगुलर 4 to 6 आवर्स कंसिस्टेंटली बेसिस पे दे सकते हो, और वीकेंड पे जैसा बताया कि इस आवर्स के डबल आवर्स डेडिकेट करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये है सही माइंड सेटअप, और यही करके बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है। अगर सिलेक्शन बहुत लोगों ने लिया तो आप अलग तो हो नहीं, आप भी उन्हीं के जैसे हो, आप भी मेहनती हो, आप भी कर सकते हो भाई साहब, है ना, है ना। इट्स अबाउट रिपीटिशन प्लस डिसिप्लिन प्लस पीवाईक्यू मास्टरी। टॉप रैंकिंग नॉट अबाउट टाइम कि भैया बहुत ज्यादा टाइम होगा तभी टॉप रैंक्स लाएंगे, है ना। बहुत लोग ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं, रैंक्स नहीं आ पाती, और बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ टॉप रैंक्स लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, वो टॉपिक पे फोकस करते हैं, पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाते हैं, और है ना डीप एनालिसिस पे फोकस करते हैं, और रैंक आती देख लो। यहाँ पे बहुत सारे रैंकर्स भरे पड़े, यूपीएससी एससी 2025 के रिजल्ट, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, एट रैंक, नाइन्थ रैंक, है ना, ये अलग अलग ब्रांचेस में ना। तो बहुत सारे रैंकर्स आए हैं, इसमें से कुछ लोग वर्किंग थे, कुछ लोग फ्रेशर भी थे, है ना। लेकिन जिन्होंने सही स्ट्रेटेजी अपनाई, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ चीजों पे फोकस किया, जो अभी हमने डिस्कस किया, उनकी रैंक्स 100% आई, है ना। तो है चीजें बहुत सिंपल, लेकिन आपका सही माइंड सेटअप के साथ सही डायरेक्शन में तैयारी करने की आपको जरूरत है ना। अब गेट वाला को स्टूडेंट प्रिफर बहुत क्यों करते हैं, और गेट वाला से इतने सिलेक्शन क्यों होते हैं भाई साहब। एक ही रूफ के नीचे सब कुछ प्रोवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या प्रोवाइड होती है, यहाँ का जो फैकल्टी पूल है, आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, बहुत अच्छा पूल है ना। ऑलमोस्ट सारे टीचर 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आपकी प्रैक्टिस क्लास में बहुत अच्छी करा देते हैं, जिससे आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अगर आपकी हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गई तो रैंक लाने के लिए करना है क्या है, प्रैक्टिस रिवीजन ही तो करना आपके इंड पे बना, तो आप बेहतर ढंग से रैंक लेते आते हैं, है ना। आपको बीच बीच में रोड मैप दिया जाता है हर टीचर के द्वारा कि भाई कैसे करो तैयारी, क्या करो क्या ना करो, है ना। तो राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन मिलने पे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है ना। और यहाँ पे आपको कोई भी लेक्चर जो प्रोवाइड होता है उसका रिकॉर्डेड तो वीडियोस अवेलेबल ही होते हैं। तो आप कोई कॉन्सेप्ट कभी कभी होता है टीचर बेहतर ढंग से समझा भी दे, कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा पहली बार में हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट, कोई कोर कॉन्सेप्ट है, कोई टफ कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया, तो आप उस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, दोबारा देख के समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे भैया डाउट भी पूछ सकते हैं, और उस स्लाइड पे जाके भी डाउट इंजन है, वहां भी डाउट पूछ सकते हैं। तो मतलब कुछ बचा नहीं रह जाता है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो गया तो रैंक लाने से कौन रोकेगा, आपकी मेहनत ही रोक सकती है, अगर आप अपने इंड पे मेहनत नहीं करोगे। अगर आप अपने इंड पे मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर रैंक लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपको वीकली टेस्ट दिया जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी जो चैप्टर की तैयारी कितनी अच्छी हुई है एनालाइज कर पाते हो, उसको टेस्ट दे के भाई बेहतर ढंग से अपने आप को एनालाइज करते हो, जहां गलतियां वहां पे काम करते हो और फिर इंप्रूव करते हो, और यही साइकिल बार बार रिपीट करके आप अच्छी रैंक लाते हो, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेंटरशिप वाला। बेटा कई बार होता है ना, हम जब तैयारी करते हैं तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट आना, डीमोटिवेशन आना, ये बहुत कॉमन चीज है, जितने आज तक रैंकर्स आए सबके साथ ऑलमोस्ट हुआ है। अगर उस समय आपका कोई मेंटर सही से आपको गाइड कर दे और आपको पिक्चर दिखा दे, यार पहले भी जो लोग तैयारी किए थे ये चीजें होती हैं, ये गलतियां होती, इस वजह से सेल्फ डाउट आता, इस वजह से डिमोटिवेशन होता, आप ये करो ये मत करो ऐसे करो, और एक जब टीचर बताता है, एक मेंटर बताता है, तो बच्चे के दिमाग में वो क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ यार सही बात है, मैं मेहनत तो कर ही रहा था। और अब वो क्लैरिटी के साथ
थोड़ा और फोकस्ड वे में तैयारी करने लग जाता है और इसी वजह से रैंक आती है लोगों की। तो वो मेंटरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही टाइम पे 10 मिनट का डायरेक्शन आपको, 10 मिनट की गाइडेंस आपको बहुत कुछ चेंज कर देती है। तो बीच बीच में आपका मेंटरशिप होते रहता है, उसकी वजह से आपको क्लैरिटी रहती है। क्लैरिटी रहती है तो आप ज्यादा फोकस वे में तैयारी करते हो, ज्यादा फोकस वे में तैयारी करते हो तो रैंक आने के चांसेस 100% बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं ना। और सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है आपको, क्लासेस, प्रैक्टिस, रिवीजन, मेंटरशिप। क्या चाहिए आपको रैंक लाने के लिए? इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इसके अलावा एक ही चीज चाहिए, आपके एंड पे आपकी सेल्फ स्टडी और आपकी मेहनत। उसके लिए अगर आप रेडी हो तो गेट वाला बाकी सब कुछ आपको देगा। एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपको रैंक लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद अगर अभी रिसेंटली आपने देखो, कल ही 14 ऑफ जून को, है ना, गेट प्लस ईएससी के नए बैचेस लॉन्च हुए हैं। आप जुड़ के उससे उसको ज्वाइन करके आपकी तैयारी को अपना किक स्टार्ट दे सकते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशन की, नेक्स्ट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, या आप कोई पीएसयू टारगेट कर रहे हैं ना। तो एक ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच सील अभी लॉन्च हुआ है, पराक्रम 2.0 2027, है ना। ऑफर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं यार, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस रहती हैं गेट वाला पे, उसके तो लिए मुझे बोलने की अब बार बार जरूरत ही नहीं, आप सब जानते हैं ना। और श्रेष्ठ बैच 2.0 2028 के लिए, है ना, जो बच्चे थोड़ा 2 साल बाद के एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं और आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा टाइम ज्यादा मिलता है, तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो पाती है, तो आपको एडवांटेज रहता है ना। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आप जिस भी कोर ब्रांच से हैं, है ना, ईसी प्लस गेट बैच सी आपके पास है, इसमें पीएसयू भी इंक्लूडेड है ना, ये वाले में, ठीक है ना। और अगर बैच के फीचर्स हैं, आप सबको पता है, डेडिकेटेड बैच है ही, ये 27 और 28 के लिए लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, उनके रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप जब चाहे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लेक्चर प्लानर आपको मिल जाता है हर सब्जेक्ट का, कि भाई साहब क्या कब कब क्या क्या लेक्चर्स होंगे, कब कौन सी सब्जेक्ट फिनिश होगी, तो आप अपनी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर होगी, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर होगी, है ना, तो सब कुछ आपको मिलेगा ना। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी और प्रैक्टिस शीट, है ना, उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो आप अपने, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है सोल्यूशन देख के सर ने क्या बताया है, कैसे एनालिसिस की है, उस एनालिसिस से भी आप फायदा ले सकते हैं, तो वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। डाउट इंजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई आप डाउट पूछ सकते हैं, है ना। डाउट इंजन हमारे पास है, टेलीग्राम पे टीचर से जुड़ के वहां भी डाउट पूछ सकते हैं, तो एकदम खुली छूट है, डाउट पूछते रहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहिए ना। और गेट प्लस ईएससी के पैटर्न के हिसाब से आपको प्रैक्टिस शीट, आपको प्रैक्टिस क्लासरूम में सब चीज गेट प्लस ईएससी के पैटर्न के हिसाब से कराया जाता है, तो आपकी तैयारी बहुत, उस एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है। और रेगुलर टेस्ट आपके एज इट इज शेड्यूल में प्लान होते हैं, उनको टेस्ट को दे के अपनी एनालिसिस करिए और अपनी एनालिसिस के बेसिस पे अपने ऊपर काम करिए जहां भी इंप्रूवमेंट की नीड है। और इसमें देखिए, एक नॉर्मल प्लान आता है, एक इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी प्रो। नॉर्मल प्लान में आपको जो अभी फीचर्स बताए सारे मिलते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन, डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजें नॉर्मल में भी मिलेंगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। इन्फिनिटी प्लान अगर आप लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? ईएससी और गेट के खजाना मिल जाएंगे। खजाना की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ, खजाना लेक्चर्स में अभी इसके पहले जितने भी टीचर्स ने जो जो भी सब्जेक्ट अभी तक कवर किया, उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो कई बार आप अपनी स्टडी को अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। आप सेमेस्टर में हैं, आपको कोई सब्जेक्ट की नीड हो गई, खजाना से देख सकते हैं। आप थोड़ा फास्ट लर्नर हैं, आप जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो खजाना से आप नई सब्जेक्ट स्टार्ट करके नई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ना, लेक्चर, है ना, आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर सकते हैं खजाना लेक्चर्स के थ्रू, है ना। जब जो चीजें चाहे वो पढ़ सकते हैं। जब आपको किसी छोटे से टॉपिक की भी जरूरत पड़ गई, वो टॉपिक अभी लाइव में नहीं कवर हो रहा, तो जाके आप खजाना से कवर कर सकते हैं ना। तो खजाना का फीचर मिल जाता है। ईएससी और गेट की पीवाईक्यू बुक भी मिलेगी, इन्फिनिटी में एससी प्लस गेट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। और इन्फिनिटी प्रो में क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा? इन्फिनिटी प्रो में ये सब चीजें जो अभी तक बताई वो तो मिलेंगी, इन्फिनिटी तक की चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। इन्फिनिटी प्रो में ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। अभ्यास प्रैक्टिस बूस्टर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक आपको, अभ्यास बुक मिलती है, बहुत अच्छी बुक है, टीचर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक मिल जाती है ना। सेट ऑफ 4 वर्क बुक्स आपको मिल जाता है। फ्री एक्सेस टू सुपर 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, ये अलग से प्रैक्टिस बैच आता है। जो बच्चे हैं ना, ये तैयारी बहुत अच्छी हो गई, वो 1500 बैच ज्वाइन करके केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको बैच एडेड मिलेगा इन्फिनिटी प्रो में, है ना। बाकी बच्चों को अलग से लेना पड़ता है, कोई नॉर्मल वाला है तो। क्लोज्ड
ग्रुप विद फैकल्टीज आपको मिलता है, प्रो ग्रुप में केवल ये मिलता है, इन्फिनिटी प्रो में, है ना। परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन विद फैकल्टी, आपके ओवर द टाइम 15 डेज या 30 डेज में परफॉर्मेंस रिव्यू सेशंस होते हैं, उसमें आपको कि आप ये करिए ये मत करिए, गाइडेंस थोड़ा मिलता है आपको, एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मिल जाता है ना। इंजीनियर्स किट प्लस पीडब्ल्यू ओटीटी एक्सेस मिलता है आपको, है ना। इंजीनियर्स की किट मिलती है, एक बैग मिलता है उसमें, है ना, डायरी वायरी पेन मैन, है ना, ईयरबड्स, है ना, पूरा किट मिलती है ना, जिसमें एक एस्पिरेंट जो पढ़ने के लिए उसको जो जो चीजों की जरूरत होती है सारे उस किट में होते हैं। तो ये प्रो प्लान में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी भी आपको नीड है। इससे ज्यादा तैयारी के लिए कुछ और चाहिए नहीं है, तो एकदम कंप्लीट पैकेज ही। उसके अलावा आपकी सेल्फ स्टडी और आपका प्रैक्टिस है जो आपको रैंक दिलाएगा। हमारी तरफ से हम सब कुछ आपको गाइड कर देंगे, है ना। ईएससी नॉन-टेक बैच 2027 के लिए भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, जिसमें जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपको कराया जाएगा, है ना। अभी ऑफर में आपको 5000 में मिल रहा है ना। बैचेज के फीचर्स वही हैं, है ना, पूरा नॉन-टेक आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, रेगुलर टेस्ट मिलेंगे आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, डेडिकेटेड डाउट इंजन और 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इसमें, ठीक है ना। वर्कबुक के फीचर्स आप देखेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन गेट के हिसाब से जो है उसमें मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज एज पर लेटेस्ट गेट सिलेबस, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, डिटेल्ड इजी टू फॉलो टेक्स्ट सोल्यूशन है, तो आपको इजी लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, है ना, और टफ लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक्सपर्ट डिजाइन कंटेंट बाय टॉप फैकल्टी, मैंने ऑलरेडी बताया कि फैकल्टीज ने क्वेश्चंस बनाए तो आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। और डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन को अरेंज किया गया, तो आप जैसे जैसे आप अपना प्रैक्टिस करके अपना लेवल बढ़ाते जाएं उस हिसाब से आप डिफिकल्ट लेवल, इजी टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी, एक्स्ट्रा एनालिसिस मिलेगी, और आपको ये आपके सब्जेक्ट में थोड़ा एज देगा, आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी अभ्यास बुक से अगर आप क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अल्टीमेटली आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर रैंक लाना है, और तैयारी स्टार्ट करने का कोई सही समय नहीं, यही सही समय है जब आपने सोच लिया कि अब मुझे पीएससी में जाना है या गेट में जाना है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, जो आपको सुटेबल बैच लगे उसको ज्वाइन करिए और तुरंत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की। हम वह सब चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको रैंक लाने के लिए जरूरी है, आपको बस ये करना है कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क और रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस दे दे के, टेस्ट दे दे के, रिवीजन कर करके अपने टॉपिक्स को बेहतर से बेहतर करते जाना है, ताकि जब गेट एग्जाम आए या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम आए तो आप क्या करो, उसको फोड़ फाड़ दो और रैंक्स लेके आओ, ठीक है ना। और हमारी भी यही हमेशा इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो वो रैंकर्स बने, है ना, उसी के लिए हम आपको ट्रेन करते हैं ना। तो मिलते हैं फिर किसी बैच में, है ना, किसी सेशन में, इसी तरह से, है ना, आपको गाइड करते रहेंगे, और आप इसी तरह से गाइडेंस लेते रहिए, लेकिन अपने एंड की मेहनत भी करते रहिए, ताकि आप भी अगले साल के रैंकर्स बन पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।